हाय, मैं हूँ वृंदा वैद और हम वापस आ गए हैं तहरीर के तीसरे एपिसोड के साथ। आज हम जिस नगमे या गाने को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे या समझेंगे वो है मोहे पनघट पे, जो कि मुगल आजम विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट probably the most richest story ever produced by Indian cinema। मुगले आजम एक ऐसी मूवी है जिसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरोहर समझा जाता है। वो इसलिए क्योंकि फिल्म मेकिंग, सिनेमा के क्राफ्ट से शायद आगे बढ़कर उसकी कहानी, उसके किरदार और उसके एहसास कुछ ऐसे थे जिसने हिंदुस्तान को उस तरीके से डिफाइन किया जैसे कभी किसी ने नहीं किया था। मगर हिंदुस्तान का हमेशा से एसेंस, हमेशा से अर्क वही रहा है। मोहे पनघट पे एक ऐसा गाना है जो कि बहुत ज़्यादा मेटाफोरिकल है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मोहे पनघट की कॉम्पोजिशन के बारे में, उसकी फिल्मोग्राफी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। सभी को पता है कि फिल्माया गया है ये पृथ्वीराज कपूर पे, जो कि अकबर का किरदार निभा रहे थे मुगले आजम में, दिलीप कुमार पर जो कि सलीम का किरदार निभा रहे थे, और मधुबाला पर जो कि अनारकली थी। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को हम शायद 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है विजुअल्स, क्योंकि सिनेमा इज मोशन पिक्चर, तो इसलिए जो आंखों तक पहुंच रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हम समझेंगे वो है उसकी कॉम्पोजिशन। तीसरा पार्ट है कि मोहे पनघट पे सतही तौर पर जो बोलने की कोशिश कर रहा है उससे थोड़ा सा नीचे जाकर वो क्या बोल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो एक नगमा जो है वो बहुत भरा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस एक नगमे का न सिर्फ हिस्सा बनती हैं बल्कि उसे पूरे तरीके से डिफाइन करती हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि विजुअल्स क्या हैं इसके। ये एक ऐसा गाना है जो कि कृष्ण लीला पर लिखा गया है, क्योंकि पनघट पर जब गोपियां जाती थी तो वहां पर नंदलाल जो कि कृष्ण है, कृष्ण का किरदार है या कृष्ण भगवान की जो एक हस्ती है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो मोहे पनघट पे अब जो अनारकली हैं या जो मधुबाला हैं जो कि अनारकली का किरदार निभा रही हैं, वो ये बोल रही हैं। और वो एक, हमें पता है कि कहानी के तौर पर वो एक कनीज है, वो एक कोर्टिजान है। और कोर्टिजान, हम उस ज़माने की कनीज की बात कर रहे हैं या उस ज़माने की कोर्टिजान की बात कर रहे हैं जब कोर्टिजान्स को सेक्स वर्कर्स की तरह नहीं देखा जाता था, प्रोस्टिट्यूट्स की तरह नहीं देखा जाता था, लेकिन वो तबके का, समाज का और एक महफिल का वो हिस्सा थी जो कि सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती को और डिफाइन करती थी। और खूबसूरती का मतलब सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं है, लेकिन अदब, शायरी और रहने का, ज़िंदगी जीने का एक जो तरीका होता है वो दिखलाती थी, सिखाती थी। तो जब हम अनारकली की बात कर रहे हैं तो उनका किरदार एक कनीज का किरदार है, लेकिन उनकी अहमियत एक महफिल में या एक सभा में इतनी ज़्यादा थी कि वो जो कहेंगी, वो जो सुनाएंगी, वो जो गाएंगी, वो जो नृत्य प्रस्तुत करेंगी, वो जो रक्स करेंगी, वो बहुत तल्लीनगी से देखा जाता था, कंज्यूम किया जाता था और उसका लुत्फ उठाया जाता था। तो जब हम अनारकली की बात कर रहे हैं, अब अनारकली एक कनीज थी। कनीज यानी उनका जो बैकग्राउंड था या जिस मज़हब से वो ताल्लुक़ रखती थी वो था इस्लाम, क्योंकि सलीम का मज़हब भी, उनका धर्म भी इस्लाम था। इसलिए ये जो 2 किरदार हैं, सलीम और अनारकली के किरदार, ये दोनों इस्लाम को ही फॉलो करते हैं। लेकिन मेटाफर क्या है? बोली हुई चीज़, हकीकी और मजाजी चीज़ क्या है? हकीकी चीज़ ये है कि एक कनीज़ जो कि इस्लाम को फॉलो करती है वो गा रही है कृष्ण लीला का एक गाना। वो गा रही हैं कि कैसे कान्हा ने पनघट पर रास रचाया था। Now this is very metaphorical because two different religions that we in our lives have always seen as absolutely different, as religions that are always in conflict with each other, always in a complete turmoil with each other, एक शख्स में, एक किरदार में
एक व्यक्ति की हस्ती में वो दोनों धर्म कैसे एक साथ आलिंगन में मिलते हैं। दे आर ऑलमोस्ट इंटरट्वाइंड। और वो सिर्फ और सिर्फ अनारकली के किरदार से, के आसिफ जो कि मुगल आजम के डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने हिंदुस्तान को दिखाने की कोशिश की थी। एक शख्स में हिंदुस्तान कैसे जिंदा रह सकता है। ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं, ये डिबेट हो सकती है कि अकबर एक ऐसे शख्स हैं, उनका एक ऐसा किरदार है जो कि हिंदुस्तान को डिफाइन करता है, सलीम एक ऐसा किरदार है जो कि हिंदुस्तान को डिफाइन करता है, जोधा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो एक मुल्क है, जो एक देश है, जो कि नेचुरली एक ऐसा देश था जहाँ पर हिंदू और मुसलमान कभी भी अलहदा नहीं थे, उनकी शख्सियतें कभी भी अलग नहीं थी, कभी भी अलहदा नहीं थी। तो मुगल आजम का हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान का नक्शा नहीं है, मुगल आजम का हिंदुस्तान अनारकली है। ये हो गई एक सरफेशियल विजुअल्स के बारे में बात कि किरदार कैसे बनता है और किरदार क्या कहता है। अब समझना ज़रूरी है कि क्यों ये गाना इतना पॉपुलर है, आज तक ये गाना क्यों महफिलों में गाया जाता है, अमूमन तौर पर क्यों ऐसा है कि मौसीकीकार या संगीतकार जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं वो ये गाना बहुत चाव से गाते हैं और ऐसा लगता है कि उनके दिल पर लिखा हुआ है ये गाना। Why is that? एक बहुत छोटा सा इंस्टेंस है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी और शायद वो वीडियो अगर मुझे मिली तो मैं उसको लिंक भी करूँगी डिस्क्रिप्शन में। साबरी ब्रदर्स ने मोहे पनघट पे की एक प्रस्तुति की थी, एक परफॉर्मेंस की थी बहुत अरसे पहले पाकिस्तान में, जब ज़ियाउल हक की सरकार को बहुत अरसा हो गया था कायम हुए। अब समझना ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इस्लाम के सिवा किसी मज़हब को फॉलो करने की आज़ादी नहीं दी जाती है। अगर एक दर्जा जो दिया जाता है वो सिर्फ एक ऐसे शख्स को दिया जाता है जो इस्लाम को फॉलो करता है। अब ज़ियाउल हक एक ऐसे इंसान थे जिनकी सरकार या जिनकी हुकूमत ने फोर्स्ड इस्लामाइजेशन किया था पाकिस्तान में। तो वो एक ऐसा वक्त था जब अलहदा मज़हबों के लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया था इस्लाम में। अब ये आप सोचिए कि क्यों मौसीकी, क्यों शायरी, क्यों एक शेर में इतनी ताकत होती है या एक नगमे में इतनी ताकत होती है या एक कवाली में इतनी ताकत होती है कि वो कायम हुकूमतों को हिला कर रख देती है। कहने को तो शब्द हम सबके पास है ना। अब एक नगमा जब बनता है तो उसके क्रेडिट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मेहनत मशक्क़त से वो नगमा बन पाता है। उसमें नृत्य भी आता है, डांस भी आता है, संगीत भी आता है, मौसीकी भी आती है, अदाकारी भी आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक गाने को गाना बनाती हैं। अब मोहे पनघट पे के डांसेस की कोरियोग्राफी जो है, लच्छू महाराज जो कि रक्स के मुझे लगता है कि वालिद माने जाते हैं, वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने नृत्य की कला को हिंदुस्तानियत से लिंक किया है। इसका संगीत जो है वो नौशाद जी ने दिया था और इसके लिरिक्स या फिर इसके बोल जो हैं वो शकील बदायूनी ने लिखे थे। अब आप देखिए कि लिरिसिस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर अमूमन लिरिसिज्म की बात करती हूँ और लिरिसिस्ट की बात करती हूँ, लेकिन ये एक ऐसा गाना है मुझे लगता है कि जो लिरिसिज्म के आर्ट को तो शायद उतना डिफाइन करता ही है, लेकिन लिरिसिज्म शायद उसके लिए एक दायरा नहीं है, एक लिमिटेशन नहीं है। हम इस गाने को इतना एक्सप्लोर कर सकते हैं जितना बहुत कम होगा किसी के लिए भी करने के लिए। तो इसके लिरिक्स जो हैं वो शकील बदायूनी ने लिखे हैं और एक लिरिसिस्ट जो होता है या एक ऐसा इंसान जो कि नगमों के बोल लिखता है, उसकी कला जो होती है वो इसी चीज़ में होती है कि ना उसका कोई मज़हब होता है, ना उसका कोई चेहरा होता है, उसके सिर्फ और सिर्फ बोल होते हैं। तो जहाँ शकील बदायूनी ने इस फिल्म में गज़लें भी लिखी हैं, वहीं उन्होंने ये कृष्ण रास का गाना भी लिखा है। कहने को शकील बदायूनी एक मुसलमान थे, लेकिन एक लिरिसिस्ट कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं होता है। वो एक लिरिसिस्ट होता है क्योंकि उसे शब्दों और लफ्ज़ों से मोहब्बत होती है और उसे मंजरों से बहुत मोहब्बत होती। तो मैं ये गाना आज इसलिए लेकर आना चाहती थी ताकि हम जो जनरेशन Z के लोग हैं, लेकिन गानों से फिर भी
आज हम बहुत प्यार करते हैं, और सुनने की एक ऐसी कला जो है मुझे लगता है हम सबको डेवलप करनी चाहिए। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग फिर से संजीदगी से, कंसंट्रेशन से इस गाने का लुत्फ ज़रूर उठाएं। मैं इसका ओरिजिनल कॉम्पोजिशन और वीडियो का लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। और इस गाने को देखकर न सिर्फ देखें बल्कि समझें कि हम जिस भारत का, जिस हिंदुस्तान का तस्वुर लिए अपने दिलों में बैठे हैं, हमारे माँ बाप, दादा दादी जो भी हैं, उनके लिए जो भारत और जो हिंदुस्तान था वो क्या था, और वो कितना खुला और कितना आज़ाद था। टॉलरेंस एंड लव, two attributes that make up a good human being, is what we lack in today's India. और मुझे लगता है कि और फिर भी हम सब जो कला को परस्यू करते हैं, जो पैशनेट हैं आर्ट्स के लिए, हम सब शायद एक ही गोल से, एक ही जज्बे से एक मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं कि हम जहां रह रहे हैं उसकी जो धरोहर है, उसकी जो ट्रेजरी है, और उसमें जो रत्न हैं उन्हें हम ज़रूर वापस ला सकें। क्योंकि एक ज़माना था जब वो थे, वो सिर्फ थोड़ी मिट्टी में ढक गए हैं। हमें सिर्फ वो मिट्टी उठानी है, उतारनी है, कुछ फूंके मारनी है, एंड इट विल बी बैक लाइक दिस। तो अभी हम बहुत साल पहले चले गए ना मुगले आजम के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मोहे पनघट पे को सुनेंगे अच्छे से और समझेंगे, लुत्फ उठाएंगे। और आखिर में छोटी सी कॉम्पोजिशन है ये, तो मैं ज़रूर वो सुनाना चाहूँगी। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे हाँ मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो। अब ये जो भाषा है ना इस गाने की, ये समझी जाए टेक्निकली तो ये ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा इसलिए है क्योंकि ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसमें उर्दू यूज़ तो होती है, लेकिन क्योंकि लैंग्वेज इतनी फ्लुएंट होती है और लैंग्वेज का कोई सांचा नहीं होता, वो जहाँ जाती है वहाँ ढल जाती है, तो इसलिए उर्दू के शब्द तो यूज़ किए गए हैं, लेकिन एक नाजुक जो है वो नाजुक बन जाता है क्योंकि हिंदी में ज़ की प्रोनंसिएशन या ज़ का तलफ़ुज़ जो होता है वो बहुत वीक होता है। तो इसलिए मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, कंकरी मोहे मारी, गगरिया फोर डारी। गगरिया फोड़ डाली नहीं, गगरिया फोर डारी। तो ये जो होती है ना, ये ब्रज भाषा होती है जहाँ पर एक अमेलगमेशन, एक मिक्स मिलता है बहुत सारी अलग अलग भाषाओं का। और ये कौन गा रहा है? ये एक कनीज गा रही है जो कि इस्लाम को फॉलो करती है। तो आप देखिए कि उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा रहा होगा जहाँ पर हर शख्स जो है अपने मजहब, अपने धर्म से डिफाइंड नहीं था, वो अपने समाज, अपने आसपास की जिंदगी, अपनी मल्टी कल्चरलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म से डिफाइंड था। ये वो हिंदुस्तान था। ये न सिर्फ मुगल आजम के डायरेक्टर के आसिफ का हिंदुस्तान था, बल्कि एक एक अदाकार इस फिल्म में, एक एक कलाकार, एक एक कारीगर जो इन्वॉल्व था इस फिल्म में, उन सब का हिंदुस्तान था। शायद इसलिए ये फिल्म बन पाई और इसकी कामयाबी और इसकी बुलंदी आज तक कोई फिल्म छू भी नहीं सकी। तो मोहे पनघट एक ऐसा नगमा है जिसके बहुत सारे कॉम्पोजिशंस हैं, और जितने मैं ढूंढ सकूंगी मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक करना चाहूँगी ताकि आप सब लोग इस एक नगमे, इस एक गाने, इस एक कृष्ण लीला के गीत का लुत्फ उठा पाएँ और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझ पाएँ। ये था आज का तहरीर का एपिसोड। मैंने शायद आज के एपिसोड में तहरीर एज अ वर्ड यूज फॉर राइटिंग शायद इतना डिस्कस नहीं किया होगा जितना मैंने इस गाने को तफसील से डिस्कस किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये गाना इतना डिज़र्विंग है कि हम इसके हर एस्पेक्ट को समझ सकें, पढ़ सकें और उसका लुत्फ उठा सकें। तो मिलते हैं अगली बार जब हम एक नया नगमा लेकर आएंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि हम रीसेंट पास्ट से एक नगमा लेकर आएं। लेकिन तब तक
सुनते रहें और मोहब्बत करते रहें, हिंदुस्तानियत समझते रहें और टॉलरेंस और लव, इन दोनों शब्दों को अपनी ज़िंदगी का आधार बनाते रहें। मैं हूँ वृंदा वैद, मिलते हैं अगली बार। तहरीर जिंदा रहे।